थर्मल टनल का सीन देखते हैं। जियोयान स्पेशल बोट को अपनी एनर्जी से चला रहा होता है और उनको स्पेस थर्मल में चलते हुए काफी दिन हो गए थे। जियन को काफी नींद आ रही थी, इसीलिए वो बैठे बैठे ही बोट में सो रही थी। लिटिल फेरी डॉक्टर जियोयान के पास आती है। वो जियोयान से कहती है कि तुम काफी देर से बोट को चला रहे हो, इसीलिए तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं इस बोट को चला लूंगी। और वो अपनी एनर्जी को उस क्रिस्टल बॉल में डालने लगती है। जियोयान अपनी पावर को हटा लेता है। वो काफी थक चुका था, इसीलिए अपने हाथों को फैलाकर स्ट्रेचिंग करने लगता है। जियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि हमें इस स्पेस मॉल में एंटर किए हुए कितने दिन हो गए हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि हमें 16 दिन गुजर चुके हैं। मुझे लगता है कि हम कुछ ही दिनों में सेंट्रल प्लेस में पहुंच जाएंगे। जियोयान उसे मदद के लिए थैंक्स कहता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी वॉयफुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए मुझे पॉइजन पिल मेथड को क्रिएट करने की जरूरत है और उसकी जरूरत के सभी इंग्रेडिएंट को हमने इकट्ठा कर लिया, पर इसमें हमें काफी सालों का वक्त लगा। लेकिन अभी भी हमारे पास स्काई ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का केवल लेवल 6 स्काई मॉन्स्टर कोर है, जिससे वो परफेक्ट तरीके से वॉयफुल पॉइजन बॉडी को ठीक करने में हमारी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। हमें अभी भी लेवल 7 के मॉन्स्टर कोर की तलाश करनी होगी। लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम मेरे लिए क्या करना चाहते हो। तो जियोयान उसे कहता है कि मेरी फ्रेंड वाकई अपने कर्तव्य को निभाने में काफी अच्छी है, पर मैंने भी तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी वॉयफुल पॉइजन बॉडी को ठीक करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारी जान से कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। लिटिल फेरी डॉक्टर भी मुस्कुराने लगती है और सोचती है कि जियोयान तुम ही मेरे एकमात्र दोस्त हो और अगर मैं मरना भी चाहूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मरने दोगे। तभी उस बोट पर जोरदार झटका लगता है, क्योंकि वो बोट मीटेरॉइड से टकरा गई थी। क्योंकि आज तेज तूफान आ रहा था, जिससे काफी सारे मीटेरॉइड उनकी तरफ आ रहे थे। जियन भी ऊपर बैठी हुई सो रही थी, इसीलिए वो भी तेजी से नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी आँख खुल जाती है। वो कहती है कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। जिलान भी बाहर आ जाती है, जो काफी मुश्किल से खुद को संभालती है। वो आगे की सिचुएशन को देखकर बताती है कि अंतिम तूफान की वजह से स्पेस टनल का रास्ता बीच में से टूट चुका है। लिटिल फेरी डॉक्टर अब क्रिस्टल में और ज्यादा एनर्जी डालकर बोट की स्पीड को बढ़ाने लगती है। जियोयान भी काफी परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि क्या कोई रास्ता है जिससे हम स्पेस के टूटे हुए रास्ते से बाहर निकल सकते हो। जिलान कहती है कि सिर्फ एक फाइट वेनेरेट लेवल का पेटिशनर ही इस स्पेस स्टॉर्म से आसानी से बच सकता है, पर हमें से कोई भी फाइट वेनेरेट नहीं है, इसीलिए हमारे लिए इस अंतरिक्ष के तूफान से बचना काफी मुश्किल हो जाएगा। लिटिल फेरी डॉक्टर की एनर्जी भी स्पीड बढ़ाने की वजह से काफी जल्दी खत्म हो रही थी। जियोयान भी अब लिटिल फेरी डॉक्टर की मदद करने लग गया था। तभी वो देखते हैं कि एक जायंट मीटेरॉइड तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। जियोयान ने देखकर काफी परेशान हो जाता है। जियोयान अब तेजी से अपनी पावर को उस बोट के एनर्जी क्रिस्टल में डालने लगता है, ताकि वो तेजी से आगे बढ़कर उस मीटेरॉइड से बच जाए। पर अब उन छोटे मीटेरॉइड के टकराने की वजह से उनकी सेलेस्टियल बोट भी टूटने लग गई थी। जियोयान और लिटिल फेरी डॉक्टर हिम्मत करके उस जायंट मीटेरॉइड की साइड से बोट को निकालने लगते हैं, पर वो मीटेरॉइड उनकी बोट से टकरा जाता है, जिससे जियोयान को भी काफी दर्द होने लगता है, क्योंकि उस बोट के टकराने से उनकी एनर्जी काफी तेजी से खत्म हो रही थी। पर साइड में टकराने की वजह से उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता और उस मीटेरॉइड के आगे से निकल जाते हैं। जियोयान देखता है कि स्पेस स्टॉर्म के पीछे वर्महोल का एग्जिट पॉइंट है, जिससे वो सेंट्रल प्लेस में पहुंच सकते थे। जिलान कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम जबरदस्ती अपना रास्ता बदलकर उस पोर्टल की तरफ जा सके तो हम इस स्पेस वर्महोल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये काफी खतरनाक होगा, क्योंकि एक फाइट वेनेरेट की स्ट्रॉन्ग पेटिशनर के बिना स्पेस स्टॉर्म से बाहर निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। जियोयान कहता है कि हमें पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि कोशिश किए बिना हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सफल नहीं होंगे। लिटिल फेरी डॉक्टर भी जियोयान की बात से एग्री करती है और अब जियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मैं इस बोट को चलाऊंगा और तुम अपनी पावर से इस स्पेशल बोट को प्रोटेक्ट करना। तो लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी पावर से बोट के चारों तरफ अपनी ट्विन सर्पेंट पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर देती है, जिससे उस बोट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई थी और कोई भी पत्थर अब उनकी बोट से नहीं टकरा रहा था। जियोयान अब जियन और जिलान से कहता है कि तुम दोनों कसकर बोट को पकड़ लो, अगर तुम दोनों बोट से बाहर चली गई तो तुम्हारे लिए बचना काफी मुश्किल होगा। तो दोनों उसकी बात मानकर कसकर बोट को पकड़ लेती है। अब वो तेजी से उस स्पेस स्टॉर्म से बाहर निकलने लगते हैं, पर इससे उन पर तेज दबाव पड़ रहा था। वो तूफान काफी ज्यादा पावरफुल था। लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर भी कमजोर होने लग गई थी। जियोयान समझ आता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर ज्यादा देर तक अपनी इस प्रोटेक्शन शील्ड को बनाए नहीं रख पाएगी। वो सर्पेंट बॉडी लिटिल फेरी डॉक्टर
की काफी एनर्जी को कंज्यूम कर रही थी, जिससे वो कमजोर होकर कुछ ही देर में दूर हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड निकल आता है। जियोयान उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लिटिल फेट डॉक्टर कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अभी भी खुद को संभाल सकती हूँ, और वो बोट को चलाने लगती है। पर अब बोट से प्रोटेक्शन हट चुका था और आगे से काफी सारे मीटेरोइड उनकी तरफ आने लगते हैं। जियोयान ने देखकर जियन से कहता है कि तुम जल्दी से अपनी स्पेस पावर का इस्तेमाल करो। तो जियन ऊपर आकर अपनी सोल कंडेंसेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और वो अपनी पावर से स्पेशल बोट के दोनों तरफ पोर्टल बना देती है, जिससे आगे आने वाले सभी मीटेरोइड उन पोर्टल से होकर दूसरी तरफ निकलने लग जाते हैं। जिलान जियन को देखकर सोचती है कि यह लड़की दिखने में छोटी लगती है, पर इसकी बॉडी के अंदर काफी टेरिफाइंग यानी भयानक एनर्जी छिपी हुई है। अब कुछ ही देर में वो उस स्पेस स्टॉर्म से बाहर निकल जाते हैं। जियन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से काफी कमजोर हो जाती है और नीचे गिरने लगती है, पर जिलान उसे पकड़ लेती है। जियोयान जियन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जियन कहती है कि तुम चिंता मत करो, बस मैं थोड़ी कमजोर हो चुकी हूँ। जिलान भी कहती है कि हम वर्महोल के एग्जिट पॉइंट पर पहुँचने काफी करीब है। एक बार यहाँ से निकलने के बाद हम सभी पूरी तरीके से खुद को ठीक कर पाएंगे। जियन और जियोयान अब तेजी से अपनी एनर्जी को उस बोर्ड में डालने लगते हैं, जिससे वो आगे एग्जिट पॉइंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर उस स्पेस टनल में क्रैक होने की वजह से वो वापस से उस बोट को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे वो बोट वापस से पीछे जाने लगती है। इससे वो सभी परेशान होते हैं। जियन कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। जिलान कहती है कि हम वापस से तूफान की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। जियोयान सोचता है कि अगर हम वापस से इस तूफान में फंस गए तो हमारे लिए इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। जियोयान जियन को आवाज लगाता है और कहता है कि तुम मेरी जगह आकर इस बोट को चलाओ, मैं पीछे जाकर बोट को धक्का लगाकर आगे बढ़ाऊंगा। जियन तेजी से उसकी जगह पर आ जाती है और अब जियोयान बोट के पीछे जाने लगता है। तो लिटिल फेट डॉक्टर से कहती है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, पीछे काफी तेज तूफान है, अगर कुछ भी गलत होता है तो तुम्हें तुरंत वापस बोट पर आना होगा। जियोयान उसकी बात समझ जाता है। अब वो अपने बोन विंग्स को एक्टिवेट करके तेजी से बोट के पीछे आ जाता है और अपनी पावर से बोट को पुश करके आगे धकेलने लगता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो बोट अभी भी स्टॉर्म की तरफ खींची चली जा रही थी। जिलान भी इससे परेशान होती है और उसे लग रहा था कि अब वो सभी बच नहीं पाएंगे। लिटिल फेट डॉक्टर और जियन भी अपनी पावर को तेजी से बोट में डालकर स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। जियोयान अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो अपनी बॉडी के साथ उस पूरी बोट को भी लाइटनिंग से जोड़ लेता है, जिससे वो बोट अब तेजी से आगे जाने लगती है। जिलान इससे खुश होती है और जियोयान से कहती है कि तुम्हारी टेक्निक काम कर रही है। जियोयान अब जोर से बोट को धक्का लगा देता है, जिससे वो बोट काफी आगे चली जाती है और बोट अब स्पेस स्टॉर्म के दायरे से बाहर निकल चुकी थी। जियोयान काफी कमजोर हो चुका था। वो तेजी से बोट पर जाने की कोशिश करता है, पर वो स्पेस स्टॉर्म जियोयान को अपने अंदर खींचने लगता है। जियोयान बचने की कोशिश करता है, पर वो कमजोर होने की वजह से अपनी 3000 लाइटनिंग मूव को भी एक्टिवेट नहीं कर पाता, जिससे वो लगातार उस स्टॉर्म के अंदर जाने लगता है। ये देखकर लिटिल फेट डॉक्टर और जियन काफी परेशान होते हैं। वो जियोयान को आवाज लगाते हैं, पर अब वो भी एग्जिट पोर्टल से बाहर निकल चुके थे, जिससे वो जियोयान की मदद नहीं कर पाते। फिर अब हम देखते हैं कि लिटिल फेट डॉक्टर, जियन और जिलान उस वर्महोल के एग्जिट पॉइंट से निकलकर सेंट्रल प्लेस में आ गए थे, पर उनकी शिप पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। लिटिल फेट डॉक्टर देखती है कि जियोयान वहाँ नहीं है। वो काफी परेशान होती है। वो कहती है कि जियोयान कहाँ है और हमारे साथ बाहर क्यों नहीं आया। जियन को भी कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है कि मैं जियोयान को ढूंढने जा रही हूँ, मैं उसे स्पेस स्टॉर्म से बाहर लेकर जरूर आऊंगी। लिटिल फेट डॉक्टर कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और वो दोनों वहाँ से जाने लगती है, पर जिलान उन दोनों को रोकते हुए कहती है कि स्पेस वर्महोल गंभीर रूप से डैमेज हो गया है और अभी हम जहाँ मौजूद है वो उस स्पेस वर्महोल का एग्जिट पॉइंट था और यहाँ जो स्पेस फॉर्मेशन है वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा, यानी स्पेस वर्महोल टनल में किसी के भी जीवन की कोई मौजूदगी नहीं है। मतलब इस टनल में कोई भी इंसान नहीं है। जब भी कोई स्पेस टनल से बाहर आने वाला होता है तब ये फॉर्मेशन चमकने लगता है और हमारे बाहर आने के बाद ये फॉर्मेशन एक बार फिर से चमका था, तो इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि जियोयान भी उस स्पेस टनल से बाहर आ गया होगा। तो लिटिल फेट डॉक्टर कहती है कि जियोयान कहाँ पर उतरा होगा। जिलान बताती है कि वो स्पेस स्टॉर्म में फंस गया था, इसीलिए इसके काफी ज्यादा चांस है कि जियोयान सेंट्रल प्लेस के किसी भी इलाके में गिर गया होगा। जियन कहती है कि जियोयान मुसीबत में हो सकता है, इसीलिए मैं जल्दी से
में उसे ढूंढने जाऊंगी और वो लिटिल फेई डॉक्टर के साथ वहाँ से जाने लगती है। तो जिनान उन्हें कहती है कि सेंट्रल प्लेस काफी बड़ा इलाका है और अभी तक हम ठीक से नहीं जानते कि जियोयान कहाँ हो सकता है, इसीलिए हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि चाहे कुछ भी हो पर मैं जियोयान को ढूंढ कर रहूंगी। अब हम सेंट्रल प्लेस के रेगिस्तान में हान क्लैन के एक काफिले को देखते हैं जिन्हें जियोयान रेगिस्तान में गिरा हुआ मिला था और उन्होंने जियोयान को बचाने के लिए उसे अपने साथ ले लिया था। जियोयान अभी भी बेहोश था। एक सैनिक अपने साथी से कहता है कि ये लड़का काफी ज्यादा लकी था जो आसमान से गिरने के बावजूद भी इसकी डेथ नहीं हुई। तो दूसरा सैनिक कहता है कि हमारे कबीले की सेकंड मिस हानजू दिल की काफी अच्छी है, अगर उन्होंने उस लड़की को बचाने के लिए अपने साथ नहीं लिया होता तो मुझे डर है कि यह लड़का निश्चित रूप से वॉरक्राफ्ट का खाना बन जाता। हान क्लैन का डीकन जिसका नाम हान चोंग था वो अपने सैनिकों से कहता है कि ज्यादा बातें मत करो और रास्ते पर ध्यान दो। वो लोग दिन भर से चल रहे थे और शाम होने वाली थी पर जियोयान अभी भी बेहोश था और उसकी बॉडी पर भी कई सारी चोटें आई थी। अब वो रेगिस्तान के बीच में आकर एक जगह पर रुक जाते हैं जहाँ पानी मौजूद था। हान चोंग अपनी यंग मिस हानजू से कहता है कि हमें जल स्रोत मिल गया है, क्या हमें रात गुजारने के लिए यही कैंप लगाना चाहिए या फिर नहीं। हानजू कहती है कि इस जगह से पानी काफी करीब है, हम कुछ मील दूर पर अपना कैंप लगाकर आराम करेंगे ताकि रात को जंगली जानवर हमें परेशान न करें। हान चोंग को भी उनकी बात सही लगती है और अपने साथियों को आगे बढ़ने को कहता है। वो कुछ दूरी पर आकर रुक जाते हैं और कैंप लगाने की तैयारियां करने लगते हैं। जियोयान की भी आँख खुल जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।